तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बीएनपी नर्सिंग क्लासेस पे। स्टूडेंट्स, आपने मुझे मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर देखा होगा। मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर मैं आप सभी को एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाता हूँ। उस चैनल पर हम सब्जेक्टिव डेटा दे रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड हमारा एक नया चैनल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है बीएनपी नर्सिंग क्लासेस। बीएनपी नर्सिंग क्लासेस पर नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग के कंपटीशन एग्जाम की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल वरदान साबित होने वाला है। इसी चैनल पर इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चंस जो अभी तक इंपोर्टेंट और बार बार पूछे गए एग्जाम्स में, उन सभी के बारे में इस चैनल पर डिस्कस किया जाएगा। तो लगातार इस चैनल को शेयर करते रहिए, लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके पास भेजते रहिए। तो चलिए इसी के साथ में हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज। क्वेश्चन पढ़िए और बेटा कमेंट में आंसर जरूर करिए। तो द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, क्वेश्चन है लाइफ की बेसिक यूनिट किसे कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है एटॉम। सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? एटॉम। दूसरे नंबर पे ऑप्शन दे रखा है वाटर। तो देखिए एटॉम इसका आंसर नहीं होगा, एटॉम इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एटम काहे में आएगा? एटम ये केमिस्ट्री का मामला हो गया। ठीक है, एटम किसका मामला हो गया? केमिस्ट्री का मामला हो गया। अगर केमिकल कंपाउंड्स की बात करें तो सबसे छोटा एटम ही है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि हम इस समय बॉडी की बेसिक यूनिट की बात कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर केमिकल की बात नहीं कर रहे, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। दूसरा वाटर, दूसरा ऑप्शन है वाटर। वाटर वाटर क्यों नहीं होगा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? क्योंकि इसमें पूछा है सीधा सीधा बॉडी के बनने में, बॉडी के कंप्लीटली बनने में सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी इकाई कौन सी यूज होती है, या किससे सबसे पहले बॉडी का, टिश्यू का, ऑर्गन्स का, इन सभी का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, सेल। इसका सही आंसर क्या होगा? सेल होगा। याद रखिएगा वाटर। वाटर क्यों नहीं है इसका आंसर? क्योंकि वाटर बेसिक यूनिट नहीं है। हाँ, बेसिक रिक्वायरमेंट जरूर है। लगभग 60% ऑफ वाटर, 60% ऑफ वाटर अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। लगभग कितना? 60% ऑफ वाटर कंसिस्ट करती है अपनी बॉडी। ह्यूमन की बॉडी लगभग कितना वाटर कंसिस्ट करती है? 60%। याद रहेगा। चलिए उसके बाद तो थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अब बात आती है, इसको पढ़ने से आपको क्या समझ में आया क्वेश्चन को? द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पूछा है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये कैसे मैंने आपको बताया, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है आप लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद करिए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन याद करिए, मतलब अपने शरीर का निर्माण कैसे कैसे हुआ है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या मिलता है? सेल। सबसे पहले बेसिक यूनिट क्या जुड़ती है? सेल। जब ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सेल मिलते हैं तो क्या बनता है? टिश्यू। क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू का मतलब क्या होता है? ग्रुप, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सेल। जब एक ही प्रकार के फंक्शन करने वाली कोशिकाएं मिलती हैं, समूह बनाती हैं, तो क्या बनता है? टिश्यू बनता है। सेल से बना टिश्यू। जब कई सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। यहाँ पर आपको इनकी डेफिनेशन भी मिल रही है। ऑर्गन का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ टिश्यू। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद आगे, उसके बाद जब कई सारे ऑर्गन मिल जाते हैं, जब कई सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जब कई सारे मिलेंगे तो क्या बनेगा? बॉडी बनेगी। तो ये हमने क्या पढ़ लिया? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले बेसिक यूनिट सेल, सेल से बने टिश्यू, सेल से क्या बने? टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बने ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बनी पूरी कंप्लीट बॉडी। ठीक है, अब यहीं पर इस क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है? इस क्वेश्चन की जगह बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की जगह क्या पूछेंगे? द स्मॉलेस्ट। क्या पूछेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। क्या पूछेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी। तो भी इसका आंसर क्या होगा? तो भी इसका आंसर होगा सेल। तो भी इसका आंसर क्या होगा? सेल। क्लियर हो गया? चलिए अच्छा, उसके अलावा स्मॉलेस्ट सेल को ही हम क्या कहते हैं? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी, यूनिट ऑफ बॉडी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आपको 3 क्वेश्चन यहां से मिल गए।
और वैसे देखा जाए तो आपको कई सारे क्वेश्चन मिल गए, क्योंकि टिश्यू की डेफिनेशन पे भी सवाल आ सकता है। व्हाट इज टिश्यू पूछा जाए, टिश्यू क्या है तो ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ सेल को हम टिश्यू कहते हैं, ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ टिश्यू को हम ऑर्गन कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगला, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, और पूरी बॉडी का निर्माण किससे हुआ है, ऑर्गन सिस्टम से। ठीक है, चलिए उसके बाद सेल का डायग्राम देखिए। सेल के डायग्राम के थ्रू हम सेल समझेंगे थोड़ा सा, जब सेल आ ही गया है तो उसको समझ लेते हैं। देखिए सेल में सबसे बाहर की तरफ जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। और ये सेल मेम्ब्रेन का काम होता है प्रोटेक्शन करना। क्या काम होता है इसका, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन। और ये क्या करती है, एनक्लोज्ड करती है, एनक्लोज्ड। ठीक है, एनक्लोज दी सेल, सेल को एनक्लोज्ड करती है। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई किसकी, अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती किससे है, तो ये फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई होती है। क्लियर हो गया, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बनी हुई है। उसके बाद सेल का मेन ऑर्गन आता है, बिल्कुल सेंटर पर प्रेजेंट है, सेंटर पर प्रेजेंट होता है, नाम होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में क्वेश्चन बताता हूं आपको कैसे आएंगे। तो न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस को हम सबसे पहला और मुख्य सबसे ज्यादा आने वाला सवाल, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिल, इसको हम क्या कहते हैं, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिल के नाम से जानते हैं। क्लियर है, याद रहेगा, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिल। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनिल तो क्या आंसर लगाएंगे, न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए उसके अलावा न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑफ सेल, इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल के नाम से जानते हैं, याद रहेगा। और अगला, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल, क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या होंगे, डीएनए, डीएनए या आरएनए। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए या आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी, क्वेश्चन आ सकता है, तो डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गया। उसके बाद में इसके आसपास, मतलब न्यूक्लियस के आसपास कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बेटा याद रखिएगा, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है, ये दो टाइप का होता है। एक होता है स्मूथ, एक होता है स्मूथ, और एक होता है रफ, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब स्मूथ को स्मूथ क्यों कहते हैं और रफ को रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। क्लियर हो गया, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम इसकी सरफेस पर, इसलिए इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ वाले के ऊपर ये एब्सेंट होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं, क्या एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगला सवाल जो आ सकता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, फंक्शन क्या है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। याद करिएगा, लिख लीजिएगा, थोड़ा देखो जगह कम है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जहां जहां अंडरलाइन करवा रहा हूं लिख लीजिए फटाफट से। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन कराता है, क्या कराता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। देखिए साथ के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। देखिए जल्दी से जल्दी चैनल को ग्रो कराइए। जैसे ही इस नए चैनल के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो हम लाइव आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीजें इसमें हम ऐड ऑन कर सकते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ में इसको शेयर करते रहिए। और ये बीएनपी नर्सिंग क्लासेस जो कि मिनी अटेम्प्ट का दूसरा चैनल है, उसे आप ग्रो करते रहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कराना, काय का, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन कराना। समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अगला, पहले इसको पढ़ाने से पहले जब बात आ गई है राइबोसोम की, तो राइबोसोम बताता हूँ। राइबोसोम देखिए इसमें कहाँ है, राइबोसोम कहाँ दिख रहे हैं, ये देखिए राइबोसोम, ये मिल गई राइबोसोम। ठीक है, अब राइबोसोम क्या होते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है राइबोसोम के बारे में, क्या याद रखना है, देखिए इसको मैं ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, राइबोसोम, राइबोसोम पे जो सवाल आते हैं वो क्या आते हैं,
राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, याद रखिएगा, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसे बोला जाता है? राइबोसोम्स को बोला जाता है, याद रहेगा, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, इसका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। क्या काम है इसका? फॉर्मेशन। भैया फैक्ट्री तो फॉर्मेशन ही करेगी, तो फॉर्मेशन ही करेगी या प्रोडक्शन करेगी, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इसका काम है। ठीक है, प्रोटीन को बनाने में, कोशिका के अंदर प्रोटीन को बनाने में कौन हेल्प करता है? राइबोसोम्स हेल्प करते हैं, याद रहेगा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो बताए थे, एक रफ और एक स्मूथ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एडिशनल फंक्शन भी हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक एडिशनल फंक्शन क्या हो गया? ये क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस भी कर सकता है, प्रोटीन का सिंथेसिस भी ये करता है, याद रहेगा। उसके बाद अगला, भाई हमने प्रोटीन की फैक्ट्री के बारे में पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन इसका पैकेजिंग कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी। देखिए गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी, इसके में भी सवाल क्या आएगा? ये क्या होता है? ये पैकेजिंग यूनिट है। पैकेजिंग, पैकेजिंग यूनिट है। किसकी पैकेजिंग यूनिट है ये पैकेजिंग यूनिट है प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन की पैकेजिंग यूनिट होती है, यानी प्रोटीन को पैक करने में इसका रोल है, याद रहेगा। तो फैक्ट्री में फॉर्मेट हुआ, राइबोसोम ने प्रोटीन को बनाया, पैक किया, गोल्जी एपरेटस ने, गोल्जी बॉडी ने, और ट्रांसपोर्ट करके कहां पहुंचा दिया? ईआर के पास। अब ईआर जहां जहां जरूरत होगी, जिस जिस ऑर्गेनेल्स को जरूरत होगी, सेल में जहां जहां आवश्यकता होगी, वहां अपने हिसाब से प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन कर देगा। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन करना। और साथ में आप लिख लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉइड्स का भी और लिपिड्स का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला सवाल जो इससे पूछा जा सकता है गोल्जी बॉडी से, तो गोल्जी बॉडी का काम होता है पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, ये पता ही लग गया, लेकिन इसकी खोज किसने की? खोज पे सवाल आएगा तो गोल्जी, कैमिलियो गोल्जी। कौन से? कैमिलियो गोल्जी। ठीक है, कैमिलियो गोल्जी नाम के जो साइंटिस्ट थे, कैमिलियो गोल्जी नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी सबसे पहले खोज की थी। उन्होंने अपने नाम पे ही इसका नाम रखा है, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी के नाम से इसको जानते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद में अगला सेल ऑर्गेनेल आप देखिए, ये साइटोप्लाज्म, ये कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं है, ये फ्लूइड है। क्या ये? फ्लूइड है। क्या है ये? फ्लूइड है, जिसमें सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल, सभी सेल ऑर्गेनेल ऑर्गेनेल फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। ठीक है, सभी के सभी सेल ऑर्गेनेल तैरते हैं, इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, नरिश भी करता है सेल ऑर्गेनेल को। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर आप देख रहे होंगे लाइसोसोम। अगला सेल ऑर्गेनेल क्या दिख रहा है आपको? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं। क्वेश्चन आ गया ये, सुसाइडल, सुसाइडल बैग। ठीक है, सुसाइडल बैग के नाम से जानते हैं, मतलब आत्मघाती थैली हिंदी में बोला जाता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कोई भी एबनॉर्मल अगर सब्सटेंस सेल के अंदर फॉर्मेट हो गया, अगर कोई एबनॉर्मल सेल ऑर्गेनेल बन गया या काम करने लग गया, कोई सेल ऑर्गेनेल एबनॉर्मलिटी में आ गया, तो उसको ये क्या करता है? अट्रैक्ट करके किल कर देगा, मतलब उसको घोल देगा। इसमें लाइसोसोम के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स या कुछ ऐसे फैक्टर्स या कुछ ऐसे एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी मटेरियल को गला सकते हैं। ठीक है, जो सेल के अंदर जो बेकार सेल ऑर्गेनेल हैं, जो इनका काम अभी नहीं है, जो काम नहीं कर रहे, प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे, या कोई एबनॉर्मल सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर कर गया, तो उसको खत्म करने का काम, मारने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? सुसाइडल बैग, जिन्हें हम बोलते हैं लाइसोसोम। ठीक है, स्पेशल केमिकल्स होते हैं इनके अंदर। उसके बाद बात आती है अगला, उसके बाद बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की। भाई जब मैंने आपको इतने सारे फंक्शन बताए सेल के अंदर कि प्रोटीन भी बन रही है और उसके अलावा सेल का डिवीजन भी होता है। हाँ, न्यूक्लियस में एक चीज और ध्यान रखना बेटा, न्यूक्लियस के अंदर क्या आपको लिखना है? ये सेल डिवीजन भी कराता है, सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। ठीक है, सेल डिवीजन में भी कौन हेल्प करता है? न्यूक्लियस हेल्प करता है, मतलब उसे कंट्रोल, इसलिए तो बोला गया है कंट्रोलर ऑफ सेल, इसलिए तो बोला है। तो इतने सारे जब फंक्शन हो रहे हैं तो इसके लिए एनर्जी भी चाहिए। जिस प्रकार इंसान को काम करने के लिए भोजन चाहिए, एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए, पंखे को चलने के लिए लाइट चाहिए, एनर्जी चाहिए, सेम ऐसे ही सेल को भी तो काम करने के लिए क्या चाहिए बेटा? एनर्जी चाहिए। तो सेल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसका नाम क्या है? एटीपी। एटीपी के रूप में एनर्जी चाहिए, तो कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ
सेल, सेल का पावर हाउस बोला जाता है, याद रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद और अगला सेल ऑर्गेनेल जो आपको देख रहे होंगे, अगला अगला न्यूक्लियोलस। अगला सेल ऑर्गेनेल आप कौन सा देख रहे हैं? न्यूक्लियोलस। ये भी कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के भीतर ही प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में इसका रोल होता है। किसमें रोल होता है इसका? सेल डिवीजन में रोल होता है। उसके अलावा क्रोमेटिन फाइबर्स होती हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही है। क्रोमेटिन फाइबर्स होती हैं जो हेल्प करेंगी आगे फर्दर क्रोमोसोम्स के फॉर्मेशन में। ठीक है, चलिए हमने मोस्टली सभी के बारे में, सभी सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जनरल स्टडी कर ली। एक है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी, इनका भी रोल किसमें होता है? इनका भी रोल किसमें होता है? सेल डिवीजन में होता है। ठीक है, चलिए अब बात आते हैं अगला क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ब्लड से आरबीसी की जीवन काल जरूर पूछते हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन भी है। ठीक है, ज्यादातर ये सवाल पूछा जाता है, बेसिक जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें इनको पूछा जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है 120 डेज, बिल्कुल सही, सबसे पहला ऑप्शन ही इसका राइट है। कमेंट में साथ ही साथ क्वेश्चन का आंसर भी स्टूडेंट्स देते चलिए। ठीक है, चलिए उसके बाद दूसरा ऑप्शन दे रखा है 80 दिन, अगला 200 दिन और उससे अगला है 60 दिन। तो इनमें से इसका आंसर पहला ही राइट है, 120 डेज। याद रखना आरबीसी का लाइफ स्पेन क्या होता है? 120 दिन होता है। अब आरबीसी जब आई गया है तो उसके बारे में पढ़ा देते हैं। आरबीसी क्या होता है? आरबीसी को हम बोलते हैं बेटा रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल। ठीक है, ठीक है, लाल रक्त कण का हिंदी में बोला जाता है। अब रेड ब्लड सेल्स कितनी होती हैं, इनका नंबर पूछा जाता है, तो इनकी काउंटिंग कितनी होती है? ये कितनी होती है? 4 to 6 मिलियन। कितनी होती है? 4 to 6 मिलियन। याद रखिएगा, एडल्ट में, एडल्ट में ये कितनी होती है? 4 to 6 मिलियन, याद रखिएगा। ठीक है, इनका नॉर्मल वैल्यू बता रहा हूं, अप्रोक्स 4 to 6 मिलियन इनकी नॉर्मल वैल्यू होती है। लाइफ स्पेन होता है इसका 120 डेज। कितने दिन जिंदा रहती है ये? 120 दिन जिंदा रहती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन भाई देखो, पहला क्वेश्चन यहां से मिल गया। पहला क्वेश्चन तो आपको लाइफ स्पेन पे मिला था, दूसरा क्वेश्चन रेड ब्लड सेल इसे बोला जाता है। और इसके अलावा रेड ब्लड सेल तो बोलते ही है, इसका फुल फॉर्म है, लेकिन इसको हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी मिल गया। तो इरिथ्रोसाइट को आरबीसी ही बोला जाता है। क्लियर है मामला? बात आती है इसकी काउंटिंग पे, तो 4 से 6 मिलियन एडल्ट में इसकी काउंटिंग होती है। और लाइफ स्पेन पे सवाल आएगा तो कितना होगा? 120 दिन। कितने दिन जिंदा रहती है ये? 120 दिन जिंदा रहती है। ठीक है, अब एक इंपोर्टेंट स्टार बना के पॉइंट क्या लिखेंगे कि ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस, ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी, ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। एक सब्सटेंस होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन, एचबी। ठीक है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो इसकी सरफेस पे है, जिसकी वजह से ये रेड कलर होता है, जो रेड कलर आता है। अगर इसके कलर की बात करें, आरबीसी का कलर कैसा होता है? आरबीसी का कलर होता है रेड। आरबीसी का कलर कैसा होता है? रेड। किसकी वजह से? एचबी, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, एचबी की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, इसका नॉर्मल लेवल कितना होता है एडल्ट में? तो इसका एडल्ट में नॉर्मल लेवल 14 से लेकर के 16 ग्राम परसेंट है। 14 से लेकर के 16 ग्राम परसेंट है, या ग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी, क्या है ये? एक रेस्पायरेटरी, रेस्पायरेटरी पिगमेंट है। याद रखिएगा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। कलर दे रहा है इसलिए पिगमेंट, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कैरी करता है, ये कैरी करेगा, कैरी दी रेस्पिरेटरी, कैरी दी रेस्पिरेटरी, कैरी दी रेस्पिरेटरी गैसेस, रेस्पिरेटरी गैसेस को क्या करेगा? ये कैरी करेगा। ठीक है, जैसे कि रेस्पिरेटरी गैसेस O2 हो गया, CO2 हो गया, N2 हो गया, ये सभी रेस्पिरेटरी गैसेस को क्या करेगा? ये कैरी करेगा। तो ये सवाल बड़ा ही कॉमन है, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन को बोला जाता है। नॉर्मल लेवल ये मैंने आपको बता दिया, 14 से लेकर के 16 ग्राम परसेंट। ठीक है, क्लियर हो गया? या 14 से लेकर 18 ग्राम परसेंट भी आपको मिलेगा बुक्स में। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? माइटोसिस इज द कंडीशन ऑफ। बेटा ये सवाल कैसे है? ये सवाल है सेल डिवीजन का। काय का सवाल है ये? सेल डिवीजन का। देखिए
सवाल को सॉल्व आप तभी कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। क्या क्लियर होंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चलिए सवाल को सॉल्व करना सीखते हैं। तो माइटोसिस इज द कंडीशन ऑफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? माइटोसिस पूछा है बेटा, क्या पूछा है? माइटोसिस पूछा है। देखो थोड़ा सा इसका पहले मैं बता देता हूँ आपको माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। भाई सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, एक होता है माइटोसिस, क्वेश्चन का जवाब अपने आप आ जाएगा, क्वेश्चन का जवाब आप खुद कमेंट करोगे, अभी मैं पहले समझा देता हूँ, क्वेश्चन का आंसर आप 100% खुद ही दोगे, ठीक है। एक होता है मियोसिस, दो तरह का सेल डिवीजन है, एक है माइटोसिस और एक क्या है बेटा? मियोसिस। अब बात आती है माइटोसिस। अब माइटोसिस में देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है, माइटोसिस में टू हटा लो, टू मतलब दो, यानी ऐसा सेल डिवीजन जिसमें कोई भी कोशिका, कोई भी सेल या कोई भी पेरेंटल सेल दो दो डॉटर सेल में, टू डॉटर सेल में डिवाइड हो, उसे हम क्या कहते हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन। क्लियर हो गया? माइटोसिस सेल डिवीजन। और मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन क्या होता है? जिसमें कोई भी कोशिका, कोई भी पेरेंटल सेल चार डॉटर सेल में डिवाइड हो, कितने में? ये दो में होगी और ये चार में डिवाइड होगी। तो एक कोई भी डॉटर सेल, सॉरी कोई भी पेरेंटल सेल कितने में डिवाइडेड हो? फोर डॉटर सेल में। कितने में डिवाइडेड हो बेटा? फोर डॉटर सेल में, याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर गौर किए, यहाँ पे मैंने बनाया 2n और यहाँ पे भी बनाया 2n। इस 2n का मतलब क्या है? 2n, n का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, याद रहेगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे कितने हैं? 23, एक सिंगल सेल में, ठीक है, जो सिंगल हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। एन मतलब हैप्लॉइड, एन का मतलब क्या हो गया? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब जिसमें 23 क्रोमोसोम हो। कितने क्रोमोसोम हो? 23 क्रोमोसोम। जब इसका मल्टीप्लाई 2 से कर दिया, 2n है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल कितने हो जाएंगे? 46। मतलब एक ह्यूमन बॉडी में क्वेश्चन आता है तो ह्यूमन बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? हर ह्यूमन बॉडी की सेल में, प्रत्येक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, याद रहेगा। या 23 पेयर, यार क्या रहेगा? 23 पेयर। हैप्लॉइड किन्हें बोला जाता है? 23 को। 46 को क्या बोलेंगे हम? डिप्लॉइड। क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड, याद रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप गौर करिए कि यहाँ पे मैंने 2n बनाया है और यहाँ पर भी 2n बनाया है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या क्या है? समान है। क्रोमोसोम की संख्या समान है। तो पहला अंतर आपको पता लग गया। पहला अंतर, कोई भी एक पेरेंटल सेल, एक पेरेंटल सेल कितने? दो डॉटर सेल में डिवाइड हो, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो, उसे हम क्या कहते हैं? माइटोसिस। और दूसरा अंतर बेटा क्या होगा? दूसरा अंतर ये होगा कि ऐसा सेल डिवीजन, माइटोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें कोई भी सेल जब डिवाइड करती है तो क्रोमोसोम सेम रहते हैं, याद रखना, सेम क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का जो नंबर रहेगा वो सेम रहेगा, याद रखिएगा। लेकिन लेकिन आप यहाँ पे गौर करिए, मियोसिस में गौर करिए, यहाँ पे मैंने 2n बनाया है, लेकिन यहाँ पर जो सेल डिवाइड हुई है 1, 2, 3 और 4 में डिवाइड हुए हैं, तो इनके अंदर n क्रोमोसोम है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब आधे हो गए। मतलब इसके अंदर क्या हो गए? क्रोमोसोम हो गए बेटा हाफ। क्रोमोसोम का संख्या कैसी हो गई? हाफ, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? माइटोसिस इज द कंडीशन ऑफ सेल ब्रेकडाउन। तो बिल्कुल सही है। देखिए सेल ब्रेकडाउन है, लेकिन उसने पूछा है स्पेशल। सेल ब्रेकडाउन का मतलब तो सेल डिवीजन हो गया। भाई सेल ब्रेकडाउन हो जरूर रही है, लेकिन प्रॉपर माइटोसिस सेल ब्रेकडाउन नहीं कहेंगे, सेल डिवीजन कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सॉरी अगला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन, सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन। बिल्कुल सही बात, ये आ गया आंसर बेटा, ये आ गया इसका आंसर। बी आंसर इसका सही है। क्यों? अभी मैंने बताया, जिसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि पेरेंटल सेल और डॉटर सेल दोनों में क्रोमोसोम की संख्या कैसी बेटा? समान है, ठीक है। और इसीलिए मियोसिस को, इसीलिए याद रखना, मियोसिस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शनल, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें क्या दे रहा है बेटा? विदाउट रिडक्शन, मतलब जिसमें कोई रिडक्शन ही ना हो। क्रोमोसोम कैसे हो? क्रोमोसोम कैसे हो? सेम हो। क्रोमोसोम कैसे हो? सेम हो। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। मतलब सेल डिवीजन, ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम सेम रहे, रिडक्शन ना हो। क्लियर हो गया? तो इसका आंसर ये आ गया। अच्छा, सेल डेथ, सेल डेथ इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि माइटोसिस का मतलब तो सेल डिवीजन है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या समान रहती है। सेल डेथ को हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। लिख लीजिए, नेक्रोसिस, ठीक है, टर्मिनोलॉजी में सवाल आ सकता है तो नेक्रोसिस। और अगला है सेल डिवीजन विद हाफ क्रोमोसोम। अगर इस क्वेश्चन में
अगर इस क्वेश्चन में बेटा मियोसिस पूछा होता तो इसका डी आंसर सही होता, अगर मियोसिस पूछा होता तो इसका कौन सा आंसर सही होता, डी आंसर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और बता देता हूं जो कि आपका क्वेश्चन आ सकता है, क्या, तीसरा बंतर, तीसरा पॉइंट, कि जो मियोसिस है वो अपनी बॉडी की ग्रोथ में, बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, ठीक है, किसमें, बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है पूरी की पूरी या डेवलपमेंट हो रहा है वो उसमें हेल्प कर रहा है। लेकिन ये जो मियोसिस सेल डिवीजन ये ओनली किसमें हेल्प कर रहा है, ओनली हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है, गैमीट्स बनाने में हेल्प करता है। गैमीट्स मतलब, गैमीट्स का मतलब क्या होता है, इधर देखिए, गैमीट्स, गैमीट्स का मतलब हो गया मेल के अंदर स्पर्म, मेल के अंदर स्पर्म, और फीमेल के अंदर क्या होगा, ओवम, फीमेल के अंदर ओवम। इनके अंदर कितने कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं, याद रखना। जब ये दोनों मिल जाते हैं, कंबाइंड होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जब ये करेंगे तो क्या बनेगा, इससे इससे बनेगा जायगोट। क्या बनेगा, जायगोट। जो जायगोट होगा उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे, 46, मतलब डिप्लॉइड, ठीक है। तो गैमीट के बनाने में, यानी स्पर्म और ओवा, मेल के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवा बनाने में कौन रेस्पॉन्सिबल है, मियोसिस सेल डिवीजन। कौन रेस्पॉन्सिबल है बेटा, मियोसिस सेल डिवीजन, याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन एक और आ गया, तो यानी एक क्वेश्चन से हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, आंसर करिए। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, कहा गया है और पहले भी आ चुका है, सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा मैं। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाई, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कहां से होती है, सबसे पहले तो आप यही समझ लीजिए एंटीबॉडी होती क्या है, एंटीबॉडी होती क्या है। एंटीबॉडी ऐसे सबस्टांसेस होते हैं, एंटीबॉडी वे होती हैं जो हमें किसी भी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करेंगी। एंटीबॉडी हमें क्या देती है बेटा, इम्यूनिटी देती है। क्या देती हैं, इम्यूनिटी देती हैं, ठीक है, इम्यूनिटी देती हैं। एंटीबॉडी हमें क्या देती हैं, इम्यूनिटी देती हैं, है ना। और एंटीबॉडी कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की होती है, याद रखना, 5 टाइप की एंटीबॉडी होती है बॉडी में। कौन कौन सी, आईजीए, आईजीडी, दूसरी आईजीजी, अगली आईजीएम, ठीक है। कौन कौन सी, आईजीए, आईजीडी, आईजीजी, आईजीएम, और कौन सी होती है, आईजीई होती है। क्लियर हो गया। चलिए ये हमें क्या देती है, इम्यूनिटी देती है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाई, एंटीबॉडी किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की जाती है बेटा, याद रखिएगा, प्लाज्मा सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, प्लाज्मा सेल्स के द्वारा। अब ये लिम्फोसाइट्स जो होती है, लिम्फोसाइट्स क्या है, ये डब्ल्यूबीसी होती है ना, डब्ल्यूबीसी का टाइप है, ये क्या है, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी, याद रखिएगा, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी होती है ये लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब इरिथ्रोसाइट क्या होती है, इरिथ्रोसाइट को बोला जाता है आरबीसी, इरिथ्रोसाइट क्या है, आरबीसी, ठीक है। और ये बेसोफिल भी क्या है, डब्ल्यूबीसी का ही टाइप है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो डब्ल्यूबीसी है भाई, यहाँ पे नाम आ गया, डब्ल्यूबीसी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, व्हाइट व्हाइट ब्लड सेल्स, क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और इनका जो लाइफ स्पान है, इनका जो लाइफ स्पान है वो होता है 7 to 10 डेज। कितना होता है, 7 to 10 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है लगभग, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, ये सोल्जर हैं, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, सोल्जर ऑफ, क्या बोलते हैं इनको हम, सोल्जर ऑफ बॉडी, ठीक है। या सीधा सीधा हम कहेंगे किसमें हेल्प कर रही हैं, सीधा सीधा ये किसमें हेल्प कर रही है, हमें इम्यूनिटी देती हैं। क्या देती हैं, इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप होते हैं, डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से, एक होता है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, और एक होता है बेटा ए ग्रेन्युलोसाइट, ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट 2 टाइप है इसके। ग्रेनुलोसाइट कौन कौन सी होती हैं, ईस्नोफिल, ईस्नोफिल, दूसरी बेसोफिल, दूसरी बेसोफिल, और तीसरी न्यूट्रोफिल। कौन सी, न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो ईस्नोफिल, बेसोफिल, ईस्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। ये ग्रेनुलोसाइट। और ए ग्रेनुलोसाइट कितनी तरह की होती है, 2 तरह की, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। कौन कौन सी, मोनोसाइट
और लिम्फोसाइट, ठीक है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दो तरह की होती हैं। अब मोनोसाइट को हम बोलते हैं बेटा लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। क्या बोलते हैं? लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसको हम लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी कहते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। और लिम्फोसाइट ये आप ऊपर देख रहे होंगे, ये आ गया लिम्फोसाइट, है ना। तो ये लिम्फोसाइट क्या होती है? लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, याद रखिएगा। लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। इनके भी फर्दर डिवीजन है, तो कभी डब्ल्यूबीसी के बारे में और ज्यादा जब डिटेल में पढ़ेंगे, डब्ल्यूबीसी के बारे में जब और ज्यादा फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, तब इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये आपके स्क्रीन पर जो पोस्टर आ रहा है, ये सभी के सभी स्टूडेंट बीएनपी एजुकेशन सेंटर के सितारे हैं, सभी के सभी स्टार स्टूडेंट हैं। ये सभी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं, जैसे कि आपके ईएसआईसी, यूपीपीएससी और एनएचएम, सीएचओ और रेलवे इसमें ये सभी स्टूडेंट कहीं ना कहीं इन्हीं जॉब्स में, इन जॉब्स में जो सेंट्रल और स्टेट की जॉब्स हैं उनमें वर्क कर रहे हैं, इस समय काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ के स्टार स्टूडेंट हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप बीएनपी नर्सिंग क्लासेस से ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो आप जनकपुरी मौली रोड मथुरा के अंदर आकर के बीएनपी एजुकेशन क्लासेस में क्लासेस ले सकते हैं, बैचेस में तैयारी कर सकते हैं। और आपको फर्दर जानकारी के लिए मैं आपको एक नंबर देता हूं, 8279361956। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। फर्दर डिटेल बीएनपी एजुकेशन सेंटर की फर्दर डिटेल आप इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं, इस नंबर पे पता कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब बीएनपी एजुकेशन याद रखिएगा, बीएनपी एजुकेशन ऑफलाइन सेंटर है हमारा, बीएनपी एजुकेशन ऑफलाइन सेंटर है, जो कि कहां पर स्थित है? जनकपुरी में स्थित है, ठीक है। जहां पर आपको नोरसेट, सभी सीएचओ, एनआरएचएम, ईएसआईसी, रेलवे जैसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्पेशल क्लासेस चलाई जाती हैं स्पेशल फैकल्टीज के थ्रू, ठीक है। और आपको रेगुलर फीचर्स, भाई रेगुलर ओएमआर शीट पर आपके वीकली टेस्ट होते हैं, ठीक है। आपके नोट्स बनवाए जाते हैं फैकल्टीज के द्वारा, और टेस्ट से अगले दिन, जो कि बहुत जरूरी होता है बेटा, डिस्कशन, टेस्ट से अगले दिन डिस्कशन बहुत जरूरी होता है। जो पीछे नंबर लिखे हैं वो आगे इधर भी आ गए, आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं, इन दोनों नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कॉल भी कर सकते हैं, इन पे कॉल भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। कॉल और व्हाट्सएप दोनों चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट डिस्कशन बहुत पॉइंट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट से ज्यादा इंपोर्टेंट क्या होता है बेटा? डिस्कशन, क्योंकि इस समय आपकी डिस्कशन में गलतियां पता लगती हैं और गलतियों से इंसान सीखता है। जो इंसान गलती करने से डरता है, बेटा जीवन में वो कुछ नया नहीं कर सकता, क्योंकि गलती से ही इंसान सीखता है, ठीक है। गलती सबसे बड़ा शिक्षक होता है आपकी। चलिए अब आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका जवाब तो आप दे ही दोगे डियर स्टूडेंट, इसका जवाब तो आप दे ही दोगे, क्योंकि इसका तो मैं पढ़ा चुका हूं। पावर हाउस यानी सेल को एनर्जी देने का काम पावर हाउस, एज ए पावर हाउस कौन देता है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन देता है सर? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फटाफट से आंसर कर दीजिए। उसके बाद न्यूक्लियस क्या बताया था मैंने आपको? न्यूक्लियस बताया था लार्जेस्ट, क्या बताया था? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल बताया था, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल बताया था। गोल्जी बॉडी क्या बताया था? पैकेजिंग यूनिट क्या बताया था? पैकेजिंग यूनिट बताया था, पैक करता है प्रोटीन को। और सेल वॉल क्या था? ये एनक्लोज्ड करेगा किसे? सेल को। किसे एनक्लोज करेगा? सेल को। आउटर कवरिंग है, बचाव का काम कर रही है। क्लियर हो गया? ठीक है। जैसे हमें एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एक्वस कंपोनेंट ऑफ सेल within which various organelle and particles are suspended। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस कंपोनेंट का नाम बताइए, उस एक्वस कंपोनेंट का नाम बताइए जिसमें सभी सेल ऑर्गेनेल, जिसमें सभी ऑर्गेनेल क्या करते हैं बेटा? सस्पेंडेड करते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। ये भी मैं बता चुका हूं पहले। इसका भी सीधा सीधा आंसर आएगा क्या? साइटोप्लाज्म। बी आंसर इज राइट। फटाफट से
बी आंसर लगा लीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा, बी आंसर। ठीक है, इसमें सिंपल पूछा था कि क्वेश्चन में सिंपल पूछा था कि उस कंपोनेंट का नाम बताइए, सेल के उस कंपोनेंट का नाम बताइए जिसमें सेल ऑर्गेनेल फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन है साइटोकाइनिन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर। तो साइटोकाइनिन किसमें रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा, आंसर फटाफट से अगर आता है तो जवाब कमेंट में जरूर दें। साइटोकाइनिन्स किसमें हेल्प करते हैं, ऑप्शन ए दे रखा है, पेन नहीं, दूसरा टच नहीं, सेंसेशन नहीं, ये बेटा हेल्प करते हैं इन्फ्लामेशन में। किसमें हेल्प करते हैं, इन्फ्लामेशन में। इसका सही उत्तर क्या होगा, इन्फ्लामेशन, याद रहेगा, इन्फ्लामेशन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये साइटोकाइनिन्स किसमें हेल्प करेंगे, इन्फ्लामेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इन्फ्लामेशन का मीडिएटर, इन्फ्लामेशन का जो मीडिएटर है, इन्फ्लामेशन के जो मीडिएटर है वो जैसे कि हेपेरिन, सॉरी हिस्टामाइन। ठीक है, हिस्टामाइन, इसका मीडिएटर कौन रहेगा बेटा, हिस्टामाइन। ठीक है, हिस्टामाइन को क्या कहते हैं, मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन, याद रखिएगा। जैसे ही साइटोकाइन्स क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, ये तो आप बता ही दोगे, 2 बार डिस्कस हो चुका है इसी लेक्चर में। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को। किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को। बेटा आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर चुटकियों में निकलेगा, आंसर चुटकियों में निकलेगा। ठीक है, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस नहीं होगा, क्यों, गोल्जी एपरेटस क्या करता है, गोल्जी एपरेटस पैक करता है प्रोटीन्स को। ठीक है, और न्यूक्लियस लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल कहते हैं, कंट्रोलर कहते हैं, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, उसके अलावा राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन करता है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन करता है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्टेशन करता है, क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है, काय का, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स। क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, नेक्स्ट अगले नए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इसी के साथ में बीएनपी एजुकेशन नर्सिंग क्लासेस को, बीएनपी नर्सिंग क्लासेस को आप सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।